आज है 28 अक्टूबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहली हैं डॉक्टर शेफाली जुनेजा। इनको इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की जो एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी है उसका चेयरपर्सन बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद फ्लोटिंग ट्रैश बैरियर, ये एक डिवाइस है जिसको अल्फा मर्स नाम की कंपनी ने बनाया है। ये कंपनी बेंगलुरु की है और इस डिवाइस ने जीता है क्लीनिंग एंड रिस्टोरिंग इंडियाज वाटर बॉडीज चैलेंज, जिसको ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद C-295MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये पहला ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जो कि इंडिया में बनेगा। मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, ठीक है, जिसको एक प्राइवेट कंपनी बनाएगी। वो कंपनी है टाटा कंसोर्टियम ऑफ टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये एयरबस के कोलैबोरेशन बनाएगा। ये जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये मिलिट्री और सिविलियन दोनों पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। फिर है ओवरहाउजर मैग्नेटोमीटर। इसको डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म ने, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है। ठीक है, ओवरहाउजर मैग्नेटोमीटर का इस्तेमाल मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरीज में किया जाता है या स्पेस ऑब्जर्वेशन की जो ऑब्जर्वेटरीज होती हैं उसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद है ग्लाइफोसेट। ये एक हर्बिसाइड है, ठीक है, और इसको अभी रेगुलेट किया गया है, एक तरह से कह सकते हैं पार्शियल बैन लगाया गया है इस पर। इसको जैसे इस्तेमाल किया जाता था खेत वगैरह में, हाँ, जो हर्बिसाइड होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए। ये एक नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड था, मतलब जब छिड़कते थे तो सारी ही चीज़ें ख़त्म हो जाती थी, लेकिन ये एनिमल और ह्यूमन दोनों को ही मतलब नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए इनको भारत सरकार ने रेगुलेट किया है कि अब हर्बिसाइड्स के लिए एज अ हर्बिसाइड नहीं होगा। ये पेस्ट जो कंट्रोल ऑपरेटर होते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं पेस्ट कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद है साका पंजा साहिब। ये अटोक में है। अटोक मतलब जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वहाँ पे है। ठीक है, और इसको गुरु नानक देव जी ने विज़िट किया था भाई मर्दाना के साथ। ठीक है, इसके साथ कहानी ये है कि 1922 में यहाँ पे एक प्रोटेस्ट हुआ था और उसमें भाई करम सिंह और भाई प्रताप सिंह की मृत्यु हुई थी। ठीक है, जब अंग्रेजों ने ट्रेन चढ़ा दी थी उन पे, वहाँ कई लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि एक कुछ सिख मतलब कुछ जो सिख कैदी थे उनको ले जाया जा रहा था और जो ये गुरुद्वारा था ये लोग लंगर देना चाहते थे, उनको खाना देना चाहते थे। ठीक है, पर ट्रेन वहाँ रोकी नहीं गई तो और उसमें काफ़ी लोग इंजर्ड हो गए और भाई करम सिंह और भाई प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो अभी जो हमारा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है इंडिया का और पाकिस्तान का जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, इन्होंने वहाँ पे शहीदी साका पंजा साहिब मनाने का फैसला लिया है। ठीक है, जगह है हसन अब्दल, ठीक है, जो कि अटोक डिस्ट्रिक्ट में है, पंजाब पाकिस्तान वाले में। फिर है एमिशंस गैप रिपोर्ट 2022। इसको रिलीज़ किया है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसको यूएनईपी कहते हैं हम। ठीक है, इसमें बताया गया कि जो 2015 में हमने गोल सेट किया था एमिशन को कम करने का, ठीक है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में, वो अब मतलब उसको नहीं फुलफिल किया जा रहा है देशों के द्वारा और एमिशन जो है वो फिर से बढ़ गया है, खासकर पैंडेमिक के बाद से। ठीक है, यूएनईपी की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हुआ था 1972 में स्टॉकहोम में। ठीक है, उसी के बाद इस संस्था को बनाया गया यूएनईपी को और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है। नैरोबी केनिया की राजधानी है। इसका उद्देश्य है कि जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं उसको उसके लिए अलग देशों से कैसे कोऑर्डिनेट करना है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली के द्वारा। ठीक है, और इसका एक कैंपेन होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जिसके थ्रू ये अवेयरनेस फैलाती है। यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप का भी हिस्सा है, जो कि वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को फुलफिल करने में मदद करती है बाकी कंट्रीज़ की। ठीक है, और ये जो अलग अलग मल्टीलेटरल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट्स हैं उनके सेक्रेटरीट का भी काम करती है, जैसे कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, और इसके बाद जो कुछ जैसे जो फंड हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी और मल्टीलेटरल फंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसको भी ये मतलब इसको भी इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, 1988 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएनईपी ने एक संस्था बनाई थी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी। फिर वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2022, इसको पब्लिश किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। ठीक, इसमें बताया गया कि जो एनर्जी डिमांड है वो बढ़ेगी
इंडिया में सबसे ज़्यादा बढ़ेगी, करीब 3% तक बढ़ेगी एनुअल बेसिस पर 2021 से 2030 के बीच में, ठीक है। उसके बाद इसी में है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। क्या है ये? 1974 में बनी थी, जब 1973-74 के ऑयल क्राइसिस हुए थे, ठीक है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं, उन्होंने सोचा कि जो ऑयल एम्बार्गो लगाया जाता है ये मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ द्वारा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये संस्था बनाई। इसमें एक तरह का कलेक्टिव मैकेनिज्म सेट किया गया कि जब ऑयल सप्लाई का डिसरप्शन होगा तो कैसे उससे डील करना है, ठीक है। ये एज अ इंटरनेशनल फोरम भी काम करती है, जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसके लिए जो कॉपरेशन चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर, उसके लिए, ठीक है। ओईसीडी के मेंबर ही इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। ओईसीडी में अभी 38 मेंबर हैं, पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में केवल 31 मेंबर हैं और 8 एसोसिएट मेंबर हैं। इंडिया उन एसोसिएट मेंबर्स में से एक है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में। और आईईए कुछ और रिपोर्ट भी पब्लिश करती है, जैसे अभी मैंने देखा वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, उसके अलावा वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। फिर है 2022 एनडीसी सिंथेसिस रिपोर्ट, इसको पब्लिश किया है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको यूएनएफसीसीसी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि नवंबर में COP17 होनी है इजिप्ट में, ठीक है। तो उससे पहले ये एज ए एनुअल समरी आई है उन कंट्रीज़ की जिन्होंने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन दिया था कि वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम करेंगे, ठीक है। इसमें बताया गया कि उन्होंने कितना अचीव किया है या कितना नहीं किया है, ठीक है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।